फ्रेंड्स, हाउ आर यू? आई होप यू आर फाइन। तो कैसे हैं आप लोग? मैं कृष्णा सिंह आपके अपने यूट्यूब चैनल योर मैथमेटिक्स पर स्वागत करता हूं। तो आज हम लोग जो है ऑपरेशन रिसर्च में आगे बढ़ते हुए एक नए टॉपिक की शुरुआत करने वाले हैं। फुल कंसंट्रेट होकर आप चीजों को देखिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। आपका अगर थियोरेटिकल एग्जाम पूछा जाता है तो आपके एग्जाम में ये लॉन्ग क्वेश्चन में पूछा जाने वाला टॉपिक है। तो आज इस नए टॉपिक की शुरुआत करते हैं और बेहतर तरीके से आइए इसको समझते हैं। तो देखिए बोर्ड पर लिखा हमने जो है डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम, यानी आज हम लोग समझने वाले हैं डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की। अब डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम क्या होता है? तो डायनेमिक प्रोग्रामिंग इज अ टेक्निक विच कन्वर्ट्स एन ऑप्टिमाइजेशन प्रॉब्लम इन एन वेरिएबल इनटू एन सब प्रॉब्लम स्टेज इन वन वेरिएबल। यानी डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम जो है वो एक प्रकार की टेक्निक है जो एलपीपी को मैक्सिमाइजेशन में मिनिमाइजेशन में यानी ऑप्टिमाइजेशन में कन्वर्ट करती है। ऑप्टिमाइजेशन का मतलब क्या होता है कि मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन, और मैक्सिमाइजेशन या मिनिमाइजेशन देखिए का मतलब होता है कि जब हमारी एलपीपी या फिर जो भी आपको मैक्सिमम प्रॉफिट और मिनिमम होगा तो कॉस्ट होगी। अगर मैक्सिमम होगा तो प्रॉफिट होगा, मिनिमम होगा तो कॉस्ट होगा। तो उस तरह के एलपीपी को सॉल्व करने के लिए एक विशेष प्रकार की टेक्निक है जो वो आपका डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के अंतर्गत आता है। समझ रहे हैं? तो ये यहाँ पे दिया गया है। इसमें आपके n वेरिएबल्स और n सब वेरिएबल स्टेज इन वन वेरिएबल के रूप में मिलेंगे। द ऑप्टिमल सॉल्यूशन इज एन ऑब्टेन इन एन ऑर्डिनरी मैनर स्टार्टिंग फ्रॉम वन स्टेज टू नेक्स्ट स्टेज एंड सो कंप्लीट व्हेन रीच द लास्ट स्टेज। यानी इसमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए कुछ स्टेप है नीचे दिए गए, उसी स्टेप को फाइंड करके लास्ट स्टेज में हमें ऑप्टिमल सॉल्यूशन मिलता है। ये जो स्टेप आपको दिखाएंगे ये स्टेप आपकी मतलब कि वेरी शॉर्ट में भी पूछे जाते हैं क्वेश्चन के रूप में। अब देखिए इसको डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने वाली जो टेक्निक थी वो देने वाले थे बेलमैन साहब जो है, समझ रहे हैं? बेलमैन, रिचर्ड बेलमैन उनका नाम था। तो ये आपके जो है पूछा जाता है वेरी शॉर्ट में बेलमैन प्रिंसिपल। देखिए इसीलिए ये डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम के बारे में हेडिंग थी। अब यहाँ पे हम लोग बात करेंगे बेलमैन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमिलिटी इन डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम। यानी इस डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को सॉल्व करने का जो स्टेप है वो दिया था किसने? बेलमैन साहब ने, रिचर्ड बेलमैन। देखिए यहाँ पे आपको रिचर्ड बेलमैन साहब दिख भी रहे होंगे, मैंने इनको ये आपको फिगरेबल दिखाया था कि याद रखिएगा। देखिए अब ये द टेक्निक ऑफ डायनेमिक प्रोग्रामिंग वाज डेवलप्ड बाय रिचर्ड बेलमैन इन द अर्ली 1950 बेलमैन प्रिंसिपल ऑफ ऑप्टिमिलिटी स्टेट। यानी इस टेक्निक को सॉल्व करने, मतलब इस तरह के प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए जो डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम वाली टेक्निक जो देने वाले थे वो दिए थे रिचर्ड बेलमैन साहब ने। समझ रहे हैं? समझ रहे हैं? तो रिचर्ड बेलमैन साहब ने जो है ये टेक्निक दी थी और उसके लिए इन्होंने 3 स्टेप बताया था वर्किंग रूल के रूप में। स्टेप फर्स्ट, वी इंट्रोड्यूस n न्यू वेरिएबल एज स्टेट न्यू वेरिएबल s1 s2 डॉट डॉट s3 sn। इसका मतलब क्या है कि सबसे फर्स्ट स्टेप में हम लोग जो है इंट्रोड्यूस करेंगे n न्यू वेरिएबल। ये जनरल फॉर्म में दिया गया है कि s1 s2 जितने भी उसमें मतलब आपके दिए गए वो ऑब्जेक्टिव फंक्शन होंगे उसके हिसाब से जो है आप s1 s2 s3 जितने भी वाले होंगे, 3 होंगे तो 3 मान करके, n होंगे तो n मान करके जो है एक स्टेट करेंगे न्यू वेरिएबल का। अभी आपको पूरा न्यूमेरिकल समझाएंगे, अभी दिखाएंगे तो पूरा समझ में आएगा। स्टेप सेकंड, वी कंसीडर अ फंक्शन। उसके बाद जो है हम लोग फंक्शन मानेंगे। किस तरह का फंक्शन? कैपिटल F, ये सफिक्स में देखिए लगा हुआ है, कैपिटल F सफिक्स में J, एस जे इज इक्वल टू मैक्स या मीन। उसके बाद मैक्स या मीन जिस तरह का होगा एट जेथ स्टेज। यानी हम लोग फंक्शन मानेंगे तो जो मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम मानेंगे, मिनिमम होगा तो मिनिमम मानेंगे जेथ स्टेज के लिए। जे जो है ना यहाँ पे नंबरिंग होगी। जे बराबर जो है आपको अगर 1 2 3 लेंगे तो f1 निकलेगा, f2 निकलेगा। इस तरह से जो है आप मानेंगे फंक्शंस। जनरल रूप में ये लिखा हुआ है। उसके बाद रिकर्सन फार्मूला लगाएंगे। रिकर्सन फार्मूला स्टेप थर्ड। तो रिकर्सन फार्मूला क्या होता है? कैपिटल एफ जे एस जे इक्वल टू मैक्स या मीन, ये एक्स जे, ये स्मॉल एफ जेड एक्स जे प्लस एफ जे माइनस 1। ये देखिए कैपिटल है, ये यहाँ पे जो होगा उससे कम होगा, कैपिटल एफ जे माइनस 1 एक्स जे माइनस 1, जहां पे
वेयर f1 s1 इक्वल टू स्मॉल f1 x1। अब देखिए ये जब मैंने कहा ना कि ये जो फार्मूला आप मानेंगे तो ये j जो है ना नंबरिंग होगा, जैसे यहाँ 1 लेंगे तो यहाँ f1 s1 मैक्सिमम होगा अगर आपका एलपीपी, तो आप मैक्स और ये भी x1 हो जाएगा, मैक्स x1 ये नीचे लिखा जाएगा और ये स्मॉल f1 x1 हो जाएगा और ये जो है ये 0 हो जाएगा, इसलिए सिर्फ आप f1 x1 लेंगे तो f1 x1 यहाँ मिलेगा स्मॉल में, क्योंकि ये आपका हट जाएगा। और अगर f2 s2 लेते हैं तो आपका मैक्स हो तो मैक्स और उसके बाद जो है यहाँ पे f2 x2 और ये f1 x1 मिलेगा कैपिटल वाला। तो ये सारे फंक्शन की वैल्यू किस तरह से क्रिएट करेंगे, किस तरह से इसको सॉल्व करेंगे डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम को, ये स्टेप था। आपको अभी एक न्यूमेरिकल इस पर दिखाते हैं और इसके कई अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल है, वो सारे हम लोग देखेंगे आने वाले कुछ वीडियो में। तो इस वीडियो में आज एक इसके डायनेमिक प्रोग्रामिंग प्रॉब्लम की न्यूमेरिकल देखते हैं। ये स्टेप आप लिख लीजिए इसके बाद। तो आइए हम लोग बोर्ड पे लिखे क्वेश्चन को समझते हैं। देखिए यहाँ पे सॉल्व द फॉलोइंग प्रॉब्लम बाय डायनेमिक प्रॉब्लम लिखा हुआ है। मिनिमम z इक्वल टू x1 का स्क्वायर प्लस 2x2 का स्क्वायर प्लस 4x3 का स्क्वायर सब्जेक्ट टू कंडीशन x1 प्लस 2x2 प्लस x3 ग्रेटर देन आर इक्वल 8, x1 x2 x3 ग्रेटर देन आर इक्वल 0। तो सबसे पहला काम हमारा क्या होगा कि वी इंट्रोड्यूस स्टेट ऑफ अ वेरिएबल, यानी हम लोग स्टेट ऑफ वेरिएबल मानेंगे। तो यहाँ पे देखिए ध्यान से, हमने s1 s2 s3 जो है 3 डिफाइन किया स्टेट वेरिएबल हमने माना। रीजन क्या है, क्योंकि हमें जो है यहाँ पे कॉन्स्टेंट्स में 3 एलिमेंट दिए गए, इसीलिए 3 माना हमने, समझ रहे हैं। तो आप यहां से देखिए s3 निकालेंगे तो s3 आपको देखिए यहां से लेना होगा पूरे कॉन्स्टेंट्स को, पहला वाला पूरा कॉन्स्टेंट्स जो है आपका s3 होगा और वो ग्रेटर देन आर इक्वल 8 है, लिख लिया जाएगा। फिर उसके बाद s2 जो है उससे एक कम होगा, यानी x1 प्लस 2x2। अगर s2 का s3 के साथ रिलेशन निकाला जाए तो इसे s3 माइनस x3 लिख सकते हैं, क्योंकि x3 इसमें देखिए नहीं है, तो s3 माइनस x3 लिख सकते हैं। उसी के बाद जो है हम लोग निकालेंगे s1 बराबर जो है आपका x1 होगा, और x1 को जो है आप अगर इसके साथ रिलेशन निकालें तो s2 माइनस 2x2 लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ पे देखिए x1 है पर 2x2 इसमें नहीं है, तो इसको देखिए s2 का s1 के साथ रिलेशन निकाला गया तो s2 माइनस 2x2 इस s1 को लिख सकते हैं, क्योंकि यहाँ s2 माइनस 2x2 x1 ही होगा। देखिए तो ये इस तरह से s3 s2 s1 निकालेंगे, आप समझ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है लेट fj बी द मिनिमम वैल्यू ऑफ z एट द jth स्टेज द रिकर्स। तो अब हम लोग जो है वो fj sj एक मिनिमम वैल्यू ऑफ jth स्टेज के लिए फंक्शन मानेंगे और उस फंक्शन से हम लोग रिकर्सन फार्मूला बनाएंगे। रिकर्सन फार्मूला ये सब वर्किंग ग्रुप में हमने पीछे बताया हुआ है। तो रिकर्सन फार्मूला क्या होता है, कैपिटल fj sj इक्वल टू मिनिमम है आपका, तो आप मिनिमम लेंगे, xj यहाँ पे आएगा और ये स्मॉल fj xj प्लस कैपिटल fj माइनस 1 sj माइनस 1, वेयर जहां पर जो है आपका अगर f1 s1 निकाला जाए तो वो f1 x1 स्मॉल f1 x1 के बराबर होगा, समझ रहे हैं, और ये मिनिमम बन जाएगा। तो यहां से देखिए ध्यान से कि अगर आप कैपिटल f1 s1 निकालते हैं तो यहाँ देखिए 1 आएगा, j की जगह 1, यहाँ ये 1 1, तो उस हिसाब से जो है आपका f1 x1 होगा। और ये f1 x1 क्या होता है ध्यान से आपको बता दें, तो देखिए f1 x1 जो है यहाँ से लिया गया ऑब्जेक्टिव फंक्शन से पहला जो है आपका वेरिएबल होता है, तो ये x1 का स्क्वायर है। अब ये x1 का रिलेशन अगर आप चेक करेंगे यहाँ से तो देखिए s1 बराबर x1 है, इसलिए यहाँ से x1 का स्क्वायर को हम लोग s1 का स्क्वायर लिख सकते हैं। तो देखिए f1 s1 ये जो है आपका रिकर्सन फार्मूला से आया, तो ये f1 s1 बराबर f1 x1 हो गया, और ये f1 x1 जो है आपको ऑब्जेक्टिव फंक्शन से आया, और ऑब्जेक्टिव फंक्शन का जब हम लोग यहाँ से रिलेशन देखें तो ये s1 का स्क्वायर है, तो ये यहाँ से ये इस तरह से मिला। अब इसी तरीके से हम लोग f2 s2 फाइंड करेंगे, तो वो रिकर्सन फार्मूले में देखिए क्या बनेगा, f2 s2 यानी j की जगह 2 रखेंगे आप, तो देखिए यहाँ पे f2 s2 और यहाँ पे मिनिमम और यहाँ पे जो है आपका x2 हो जाएगा, और उसके बाद ये f2 हो जाएगा, फिर ये x2 होगा, प्लस उसके बाद जो है अगर 2 माइनस 1 इसको किया जाए तो f1 और ये s1 बन जाएगा, समझ रहे हैं। फिर आपको देखिए ध्यान से ये f1 s1 की तो वैल्यू आपको मालूम है, f1 s1 की आपको ऊपर से वैल्यू मालूम है, s1 के रूप में s1 का स्क्वायर है, और फिर f2 x2 फिर ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन से निकालेंगे, तो f2 x2 यहाँ पे ऑब्जेक्टिव फंक्शन में क्या है 2x2 का स्क्वायर, तो 2x2 का स्क्वायर आ गया। फिर 2x2 का स्क्वायर जो है ये देखिए पूरा फंक्शन s में होना चाहिए, तो इसको x2 को s में चेंज करेंगे, s के फॉर्म में।
अब s के फॉर्म में कैसे ये चेंज होगा, तो ये चेंज करने के लिए आपको देखिए ध्यान से, अब ये बाद में कैसे चेंज होगा उससे पहले हम लोग यहाँ पे इसको चेक करेंगे कि ये जो फंक्शन है ये मैक्सिमा है कि मिनिमा है। वो हम लोग क्लास इंटरमीडिएट में पढ़े हुए हैं कि किसी का पार्शियली डिफरेंशिएट करके जो है हम लोग चेक कर सकते हैं उसका अगर सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव ग्रेटर देन आर इक्वल 0 है तो वो आपका मिनिमा होगा, और लेस देन आर इक्वल 0 तो मैक्सिमा होगा। तो ये मिनिमम का आपका ऑब्जेक्टिव फंक्शन है, तो ये मिनिमा होना चाहिए, ये हमें चेक करना पड़ेगा। तो यहां से जो आपको ये दिया गया है f2 s2, इसको मिनिमम x2 2x2 का स्क्वायर प्लस s2 माइनस 2x2 का स्क्वायर यहाँ छोड़ देंगे। उसके बाद इसके जो ये मेन फंक्शन है इसका, इस फंक्शन को हम लोग कुछ मानेंगे। तो हमने मान लिया लेट g बराबर 2x2 का स्क्वायर प्लस s2 माइनस 2x2 का होल स्क्वायर। इसको देखिए, इसको हमने मान लिया। अब मानने के बाद जो है हमें सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालना है। तो ये क्या है, x2 के रिस्पेक्ट में इसे डिफरेंशिएट करेंगे क्योंकि यहाँ x2 वेरिएबल है लेकर के, क्योंकि इसी को रिप्लेस करके हम लोगों को पता चलेगा। तो यहां से x2 के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करेंगे तो डेल g अपॉन डेल x2 निकालेंगे तो ये आपका 4x2 हो जाएगा। ये जो है आप निकालेंगे तो पावर का पहले पावर आगे आएगी तो आपका 2s2 माइनस x2 हो जाएगा। फिर इसका होगा जब, तो यहाँ माइनस आ जाएगा और ये जो है आपका फिर एक और 2 आएगा। तो यही है, देखिए 2 2 आया, एक पावर वाला डिफरेंशिएशन में 2 और एक बार इसका होगा तो आपका ये वाला 2 और ये माइनस आ जाएगा तो ये प्लस इंटू माइनस माइनस हो जाएगा। तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे आप x2 के रिस्पेक्ट में तो ये -2 इंटू s2 माइनस 2x2 हो जाएगा। इस तरह से आपको डेल g अपॉन डेल x2 मिल जाएगा। अब उसके बाद देखिए फॉर मैक्सिमा और मिनिमा वी मस्ट हैव डेल g अपॉन डेल x2 इक्वल टू 0 होता है। यानी मैक्सिमा और मिनिमा की सिचुएशन में जो कंडीशन मिलती है डेल g अपॉन डेल x2 जो निकालते हैं वो 0 के बराबर होता है। तो ये हमेशा 0 के बराबर आप यहां से लेंगे। फिर उसके बाद जब 0 के बराबर ये ले रहे हैं इसका मतलब ये आपका इक्वेशन 0 के बराबर है। तो 4x2 माइनस 4, अब ये 4 हो गया, s2 माइनस 2x2 इक्वल टू 0 कर लेंगे। यहां से हम लोग जो है s2 और x2 में एक रिलेशन निकालेंगे। तो यहां से देखिए कैलकुलेट हुआ है 4x2 माइनस ये माइनस 4s2 प्लस ये माइनस माइनस मल्टीप्लाई होकर प्लस 8x2 इक्वल टू 0 हो जाएगा। फिर इसको जो है हम लोग सॉल्व करेंगे तो ये दोनों ऐड हो जाएंगे, 8 और 4 12x2 और ये माइनस 4s2 उधर चला जाएगा तो ये आपका 4s2 हो जाएगा। यानी x2 बराबर अगर निकालेंगे तो ये 12 इधर जाएगा डिवाइड में, तो 4/12 होगा, 4 को डिवाइड कर देगा, 4 1 4 4 3 12, यानी x2 की वैल्यू यहां से निकालेंगे तो s2/3 आएगा। ये देखिए ब्रैकेट में लिखा हुआ है। इस तरह से आप जो है वो x2 और s2 के बीच एक रिलेशन फाइंड कर पाएंगे, समझ रहे हैं। फिर उसके बाद जो है अब सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव निकालेंगे इसका। सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव अभी तो मैक्सिमम मिनिमम ठीक नहीं हुआ ना, तो यहां से जो है ये जो डेरिवेटिव था इसका सेकेंड ऑर्डर जब निकालेंगे डेल 2z अपॉन डेल x2 स्क्वायर, तो आपको देखिए यहाँ भी वही आया ना डिफरेंशिएट होके, तो इसका करेंगे अगर आप जो है तो 4x2 का ये जो है आपका देखिए 4 हो जाएगा और ये तो आपका पार्शियल तो 0 हो जाएगा, ये जो है आपका 8 हो जाएगा। तो 8 और 4 12 होंगे और 12 देखिए आपका ग्रेटर देन 0 है। और अभी मैंने बताया कि ग्रेटर देन 0 देयरफॉर z इज मिनिमम फॉर x2 बराबर s2/3, यानी x2 बराबर s2/3 वाले ये रिलेशन के लिए आपका z इज जो है ये ग्रेटर देन 0 इसलिए ये मिनिमम है। तो इस तरह से ये लाइन यहां से क्लियर करेंगे। फिर जो ये x2 का रिलेशन मिला है s2 में, अब देखिए अब हम लोग को जो ये x2 का रिलेशन मिला है ना, ये जो हमें f2 s2 का एग्जैक्ट वैल्यू s2 के फॉर्म में नहीं मिला था वो यहां से मिल जाएगा। कैसे मिलेगा, x2 बराबर s2/3 जो मिला है वो आप ले आके इसी में रख लीजिए x2 के जगह। तो यहाँ पे आप जब x2 के जगह रखेंगे तो s2 का स्क्वायर बाई 4 हो जाएगा, समझ रहे हैं। तो वो देखिए यहाँ पे जो है आपका s2 सॉरी 4 नहीं 9 ये 3 है ना, तो ये x2 की जगह s2/3 यहाँ रख लीजिए और रखने के बाद जो बनेगा आपका f2 s2 बराबर 2s2 का स्क्वायर बाई 9 प्लस s2 माइनस 2s2/3। अब ये देखिए ये वाली जो चीज है यहाँ पे s2 ये तो हो गया s2 में यहाँ, ठीक है, पर ये s2 है और ये इसको भी तो s2 में करना होगा। तो x2 को इसको भी यहाँ से रख लीजिए s2/3, तो ये रखेंगे s2/3 हो जाएगा। मतलब ये पूरा फंक्शन जो है आपका s2 के रूप में करना है क्योंकि ये s2 का फंक्शन है। तो s2 में करने के बाद यहाँ से कैलकुलेट करेंगे, ये देखिए आपको पता है 2s2 का स्क्वायर जो है ये आपका 9 हो जाएगा और प्लस ये आप 3s2 में से 2s2 सब्सट्रैक्ट करेंगे तो माइनस s2/3 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको स्क्वायर करेंगे तो ये s2 का स्क्वायर बाई 9 हो जाएगा। फिर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 3s2 बाई स्क्वायर बाई 9 होगा, 3 से 3 9 कट जाएगा, 3 बन जाते हैं 3 3 9। तो यहाँ से आपका आएगा f2 s2 इक्वल टू s2 का स्क्वायर बाई 3। ये ब्रैकेट में आपको देखिए इसके रिलेशन से f2 s2 भी मिल जाएगा। यहाँ से f1 s1 मिला था
और x1 बराबर s1 तो पहले ही से मिला हुआ है, ये हमेशा आपको x1 बराबर s1 मानना होगा, हमेशा याद रहे। और ये आपको हमेशा एक मिल जाएगा f1 s1 f1 x1, ये आपको ऐसे ही मिल जाएगा। फिर f2 s2 इस तरह से रिकर्सन फार्मूला रखने के बाद मैक्सिमम मिनिमम चेक करने के बाद आपको f2 s2 और ये x2 का रिलेशन मिलेगा। सारे क्वेश्चन में ऐसे ही होगा, पूछा गया है, कई बार पूछा जाता है, हर साल लगभग, समझ रहे हैं। तो यहां तक की चीजें आपको क्लियर हो गई। इसी तरीके से हम लोग f3 s3 निकालेंगे। अब आप सोच रहे होंगे कि कितने निकालेंगे, तो देखिए हमें जो है यहाँ पे मैंने कहा ना कि कांस्टेंट्स 3 दिए गए, तो हम लोग को 3 निकालना है s3 तक के। अगर आगे यन टर्म के मिलेगा तो यन टर्म भी निकालना पड़ेगा, तो वो आपको बताएंगे। मैंने कहा था ना अलग टाइप के क्वेश्चन सारे बताएंगे जो इंपॉर्टेंट है, पूछे जाते हैं, पूछे गए हैं, हर साल पूछे जाएंगे। तो ये 1 और 2 यानी f2 s2 अपने निकाले। सेम यही प्रोसेस के साथ जो है f3 s3 निकालेंगे। तो अगेन f3 s3 आपका रिकर्सन फार्मूला से बनेगा। देखिए रिकर्सन फार्मूला इसीलिए एक जनरल फार्मूला, यहां से 3 रखेंगे आप तो ये मिलेगा f3 s3 इज इक्वल टू मिनिमम x3 f3 x3 प्लस f2 s2 हो जाएगा। रिकर्सन फार्मूला में जब आप j के जगह 3 रखेंगे तो आपको यही मिलेगा। समझ रहे हैं? आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। ठीक है, एक क्वेश्चन आप अच्छे से समझ लेंगे तो लगभग सारे क्वेश्चन अभी आगे जो आएंगे वो इन्हीं के बेस पर मैक्सिमम प्रोसेस यही फॉलो कर रहे होंगे, बस वो अलग अलग थोड़े होंगे तो उनमें थोड़ी थोड़ी डिफरेंसेस होंगे, वो सारे मैं बताऊंगा। तो देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि मिनिमम x3 और फिर f3 x3। अब मैंने कहा था ना ये f3 x3 कहां से लेना होता है, ये ऑब्जेक्टिव फंक्शन का तीसरा वाला वेरिएबल होगा। दूसरे वाले के लिए दूसरा था, पहले वाले के लिए पहला था, तो तीसरे वाले के लिए देखिए 4x3 का स्क्वायर है, तो यहाँ से आपका 4x3 स्क्वायर आ जाएगा प्लस अब ये f2 s2 तो आपने पीछे निकाल रखा है, देखिए f2 s2 s2 का स्क्वायर बाई 3, तो वो आपने रख लिया s2 का स्क्वायर बाई 3। फिर वही काम देखिए ये आपका x3 का पूरा s3 में बदल जाना चाहिए और ये s2 भी s3 में आना चाहिए क्योंकि ये s3 का फंक्शन है। तो अब ये मिलेगा कहां से आपको, तो देखिए यहां से मिल रहा है s2 और s3 के बीच रिलेशन यहां से हम लोगों ने शुरू में निकाला है। हाँ, तो s2 इज इक्वल टू s3 माइनस x3 है, तो आप यहां रख लीजिए s3 माइनस x3 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे x3 का रिलेशन अभी हमें पता नहीं है, तो वो हम लोग अभी इसको फिर वही करेंगे, क्या पार्शियली डिफरेंशिएट करके पता कर लेंगे। तो ये यहाँ छोड़ देंगे, फिर इसको जो है देखिए यहाँ g माना गया था इसलिए यहाँ पे h मानेंगे इसके अंदर वाले फंक्शन को, समझ रहे हैं। तो हम लोग जो है h मान लेंगे इस पूरे फंक्शन को, और h मानने के बाद जो है लेट h बराबर 4x3 का स्क्वायर प्लस 1/3 s3 माइनस x3 का होल स्क्वायर। फिर इसको हम लोग जो है डेल h अपान डेल x3 करेंगे, तो पार्शियली डिफरेंशिएट करेंगे x3 के, क्योंकि यहाँ x3 वेरिएबल है, तो यहाँ से ये आपका 8x3 हो जाएगा और प्लस ये आपका जो है ये पावर आगे आएगी पावर वाले डिफरेंशिएशन से, तो 2/3 हो जाएगा और s3 माइनस x3 और ये x3 का करेंगे तो ये -1 हो जाएगा, समझ रहे हैं। उसके बाद फिर इसको कैलकुलेट करके देखिए 8x3 प्लस ये माइनस जो इसको माइनस कर दे -2/3 s3 माइनस x3 इक्वल टू 0। 8x3 माइनस यहां से ये मल्टीप्लाई होगा -2 s3/3 प्लस 2x3/3 इक्वल टू 0। फिर उसके बाद जो है यहां से देखिए s3 को एक साइड और x1 x3 वाले को एक साइड, इन दोनों को एक जगह, तो ये करेंगे तो ये 8x3 प्लस 2x3/3 और इक्वल टू ये उधर जाएगा तो 2s3/3 हो जाएगा। इनको सॉल्व करेंगे तो 3 8 24 और 24 और 2 26 x3/3 इज इक्वल टू 2s3/3 हो जाएगा। फिर यहां से जो है आप x3 की वैल्यू निकालेंगे, इस सारे नंबर को उधर भेजेंगे तो ये 2/26 हो जाएगा। फिर इसको काट देंगे 2 1 2 2 13 26, तो ये x3 का s3 में जो रिलेशन आएगा x3 बराबर s3/13 हो जाएगा, और ये हमने यहाँ ब्रैकेट में लिखा x3 बराबर x3/13, समझ रहे हैं। तो इस तरह से x2 x3 आपको निकलेंगे। फिर यही x3 अब ले जाके इसमें रखेंगे तो हमें f3 s3 मिल जाएगा। उससे पहले हमें इसे जो है मैक्सिमम मिनिमा भी तो चेक करना, हमने कहा था ना। तो फिर आप ये जो पार्शियली डिफरेंशिएट वन टाइम किए हैं, सेकंड ऑर्डर डेरिवेटिव जब निकालेंगे इसका, पिछले वाले में जैसे किया था, तो डेल 2h अपान डेल x3 का होल स्क्वायर होगा प्लस डेल x3 का स्क्वायर होगा इज इक्वल टू, जब ये निकालेंगे आप यहाँ देखिए 8 आएगा 8 और यहाँ पे 2/3 होगा क्योंकि यही आपका बचेगा, बाकी सारे 0 हो जाएंगे। तो 8 प्लस 2/3 जो है आप होगा तो ये 26/3 हो जाएगा जो ग्रेटर देन 0 है। तो यहाँ तक की चीजें आपको पूरा समझ में आ गई होंगी। फिर इसके बाद वही चीज हम लोग लिखेंगे जैसे यहाँ लिखे थे कि देयरफॉर, यहाँ g लिखा था, यहाँ h लिखेंगे कि देयरफॉर h इज मिनिमम फॉर x2 बराबर s3/3 लिए थे, यहाँ पे x3 बराबर s3/13, और फिर जो है आपका ये f3 s3 निकालेंगे।
फिर इन सबको सॉल्व करके ये सारी वैल्यू से हम लोग जो है x1 x2 x3 और s1 s2 s3 की वैल्यू निकालेंगे, वही आपका आंसर होगा। यहां तक की चीजें आपको समझ में आ गई, नोट कर लीजिए जगह का मैं बोर्ड पे, उसके बाद आपको दिखाते हैं। तो देखिए यहां तक आपको चीजें समझ में आ गई होगी कि del 2h अपॉन del x3 का स्क्वायर जो है आपका पॉजिटिव है, इसलिए therefore h इज मिनिमम एट x3 इक्वल टू s3/13 पे, समझ रहे हैं? तो h जो है यहाँ पे मिनिमम है। अब h यहाँ पे अगर मिनिमम है तो आपका यहाँ से मिनिमम जो है इस f3 s3 से मिनिमम हट जाएगा, और ये वाला जो फंक्शन आया है ये यहां से हम लोग x3 को s3/13 रख करके s3 के फॉर्म में चेंज करेंगे। तो वही मैंने यहाँ पे किया है, देखिए f3 s3 इक्वल टू जो आपका x3 वहां पे है, ये x3 ये और ये इनके जगह ये x3 का रिलेशन जो s3/13 में लिखा है वो s3/13 के फॉर्म में इसे चेंज करेंगे, क्योंकि s3 का फंक्शन है। तो s3 का फंक्शन है तो यहां रखेंगे तो s3 का स्क्वायर बाई 169 हो जाएगा। देखिए वहां स्क्वायर है, ये देखिए पहले की ये दोनों टेबल है, बाकी पहली टेबल हमने यहाँ की मिटा दी क्योंकि यहाँ जगह कम था। तो s3 का स्क्वायर बाई 169 प्लस 1/3 s3 माइनस s3/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। अब इसको हम लोग सॉल्व करेंगे, समझ रहे हैं? अब इसको देखिए इतना तो सॉल्व आप भी कर सकते हो, मास्टर जी कहोगे कितना आप मतलब कैलकुलेशन इतना बड़ा, अरे छोटे छोटे कैलकुलेशन आप कर सकते हो खुद ही, समझ रहे हैं ना? तो यहाँ ध्यान से देखिए जो है ये कैलकुलेशन मैं छोड़ भी देता तो भी आप कर लेते, लेकिन मैं कर देता हूँ, देखिए ध्यान से। f3 s3 इक्वल टू 4 s3 का स्क्वायर 169 प्लस 1/3 और ये आप निकालेंगे तो 13 s3 माइनस s3 अगर सब्सट्रैक्ट करेंगे तो 12 s3/13 का होल स्क्वायर हो जाएगा। इसको सॉल्व करेंगे तो ये 4 s3 का स्क्वायर 169 प्लस ये करेंगे तो 1/3 और इसका स्क्वायर करेंगे तो आपका 144 और s3 का स्क्वायर 169 हो जाएगा, समझ रहे हैं? फिर इनका जो है एलसीएम वगैरह लेकर के आप जो देखिए ये इसका एलसीएम लेंगे तो 169 into 3 होगा, इससे डिवाइड करेंगे तो यहाँ 3 बचेगा, 3 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे 4 12 s3 का स्क्वायर प्लस इससे डिवाइड करेंगे इन दोनों से तो यहाँ 1 हो जाएगा, 1 का इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 144 s3 का स्क्वायर हो जाएगा। अब इन दोनों को जोड़ लेंगे ना ऊपर वाले को, तो ये आपका हो जाएगा 156 s3 का स्क्वायर और यहाँ 169 into 3 हो जाएगा। काटा कुटी करेंगे तो ये 52 s3 का स्क्वायर बाई 169, 3 से ये 56 बार कट जाएगा और ये भी देखिए 13 से कट जाएगा, 13 4 जाइए और 13 जाएगी, तो 4 s3 का स्क्वायर बाई 13 जो है f3 s3 बराबर आ जाएगा। यहाँ तक की चीजें आई होप आपको समझ में आ रही होंगी, समझ रहे हैं ना? तो ये जो है आपका इस तरह से f3 s3 मिल जाएगा। अब ध्यान से देखिए कि जो f3 s3 मिला है वो आप अगर पहले जो इक्वेशन मैंने लिखा था, मतलब कुल मिला के कॉन्स्टेंट्स जो क्वेश्चन लिखा हुआ था वहां पे आप देखे होंगे ना, तो वो ग्रेटर देन आर इक्वल 8 लिखा हुआ है। s3 जो था हमने s3 बराबर जो आपका माना हुआ था कॉन्स्टेंट्स वो ग्रेटर देन आर इक्वल 8 लिखा था, तो s3 जो आया है आपका इसका मतलब वो भी ग्रेटर देन आर इक्वल 8 होगा, समझ रहे हैं? अगर s3 ग्रेटर देन आर इक्वल, समझ रहे हैं ना, ये जो क्वेश्चन का कॉन्स्टेंट्स है वहां से मैंने लिखा है, तो s3 ग्रेटर देन आर इक्वल 8 है, इसका मतलब मिनिमम अगर इसका लिया जाए यानी कम से कम 8 तो रहा ही होगा। मतलब इसका क्या मतलब है कि 8 से बराबर या 8 से बड़ा है, तो इसका मतलब कम से कम 8 है, तो यानी मिनिमम s3 बराबर 8 है, समझ रहे हैं? तो वो मिनिमम लेकर के आप जो है यहाँ s3 की वैल्यू रख लेंगे तो आपको एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू मिल जाएगी f3 s3 बराबर 4 into 8 into 8/13, ये सॉल्व करेंगे तो 256/13। अब आप सोच रहे होंगे ये सब कैलकुलेशन कर रहे हैं, टारगेट क्या है? लगाए पड़े हो आप, लगाए पड़े हो, अरे क्या ही टारगेट मैंने बताया था ना। अब देखिए टारगेट अचीव करने जा रहे हैं हम लोग। यहाँ से आपने देखा x2 निकाला है, x3 निकाला है, इससे पहले x1 निकाला है आपने, तो उन सबसे आप देखिए s3 s1 s2 भी निकालेंगे और ये तो x2 और x2 के फॉर्म में निकाला ना, आप एग्जैक्ट न्यूमेरिकल निकालेंगे। कैसे? देखिए x3 बराबर s3 बाई आपका, देखिए x3 बराबर s3/13 है, समझ रहे हैं? तो s3/13 यहाँ से देखना शुरू करिए, x3 बराबर s3/13 वहां से निकाला आपने सारे रिलेशन में। अब s3 ये जो आपका यहाँ से था क्या क्लियर हो गया कि s3 8 है, सिर्फ s3 मिलने से देखिए सारे मिल जाएंगे। अब 8 यहाँ रख लेंगे तो इसका मतलब s3 जो है आपका 8 s3 तो 8 ही है, x3 आपका 8/13 है, यानी x3 की न्यूमेरिकल वैल्यू मिल गई और s3 की तो आपने यहाँ पे मिल ही गई थी। अब इसका इससे पहले जो आपने कॉन्स्टेंट्स में रिलेशन भी बनाया है, देखिए s3 का रिलेशन x2 के साथ जो था वो ये था, s2 बराबर s3 माइनस x3 है, जाके देखिएगा क्वेश्चन में।
तो S2 बराबर S3 माइनस x3 है। इसका मतलब कि S3 हमें तो मिल गया है 8 और x3 भी हमें मिला है क्या 8/13। इन सबको सब्सट्रैक्ट करके निकालेंगे तो ये आपका आएगा 96/13। यहां से आपको S2 मिल गया। S2 मिला, S2 मिलने के बाद क्या देखें S2 अगर आप यहां रखेंगे तो आपको x2 मिल जाएगा। तो x2 बराबर S2/3 है, अगर ये रख देंगे तो ये आपका 96/13 हो जाएगा और ये 3 यहाँ मल्टीप्लाई होके ये डिवाइड करके आपका 3 से ये देखिए डिवाइड होगा 32 बार, तो ये 32/13 जो है x2 का वैल्यू मिल जाएगी। x2 बराबर 32/13। तो यहां से देखिए S2 x2 S3 x3 मिल गया। अब आपको S1 x1 चाहिए और S1 x1 तो दोनों बराबर ही हैं और S1 x1 का जो रिलेशन निकला था S2 - 2 x2 ऊपर क्वेश्चन में कॉन्स्टेंट्स में है, तो S2 की वैल्यू आपने निकाला है यहाँ से 96/13 और 2x2 यानी ये है तो आपका -2 × 32 ये आपका 13 हो जाएगा। इसको आप करेंगे तो मेरे हिसाब से आपका आएगा 96/13 माइनस ये आप करेंगे तो 64/13 आएगा। फिर इनको सॉल्व करेंगे आप तो ये सब्सट्रैक्ट करके देख लीजिएगा, आपका आएगा मेरे हिसाब से 32/13। जी हाँ, तो अब हम लोग जो है देखिए सबकी वैल्यू मिल गई, सबकी अलग अलग लिख लेते हैं। x1 बराबर और s1 बराबर दोनों बराबर ही होंगे। x1 बराबर हमें मिला है 32/13, s1 बराबर भी हमें मिला है 32/13, x2 बराबर हमें मिला है x2 बराबर हमें मिला है 32/13 और S2 बराबर हमें मिला है S2 बराबर 96/13 और x3 बराबर हमें मिला है देखिए x3 बराबर 8/13 और S3 बराबर हमको मिला है 8। समझ रहे हैं? तो ये जो है आपका आंसर हो जाएगा ये जो आई हुई वैल्यू है सारी S3 S1 S2 S3 x1 x2 x3 की, ये आपका जो है वो एग्जैक्ट न्यूमेरिकल वैल्यू होगा और यही हमारा आंसर होगा डायनामिक प्रोग्रामिंग से प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद मिला हुआ ये आंसर। समझ रहे हैं? तो इस तरह से आप जो है पहले वो वेरिएबल को S1 S2 S3 को कैसे मानेंगे, सारी चीजें आई होप समझ में आई होगी। नहीं समझ में आए तो दोबारा देखिएगा, पूरा चीजें न्यूमेरिकल है आपको समझाया मैंने। उसके बाद रिकर्सन फार्मूला का जो है यूज करके आप जो है 2 फंक्शन बनाएंगे। 3 वेरिएबल वाला था तो f1 x1 तो पहले शुरुआत में मिल जाएगा आपको और वो हमेशा जो है f1 x1 जो है बराबर ही मिलेंगे आपको। देखिए वैल्यू भी इसीलिए बराबर ही मिली है। देखिए यहाँ पे कि x1 बराबर 32/13 s1 बराबर 32/13, तो ये हमेशा आपको बराबर ही लेना है। f1 x1 बराबर जो है आपका x1 बराबर s1 होगा, तो वहां से जो है लेने के बाद आप f2 x2 f3 x3 सब निकालेंगे, मैक्सिमम मिनिमम चेक करेंगे। उसके बाद जो है आप इस तरह से कैलकुलेट करते हुए S2 और x2 x3 में सब में रिलेशन निकाल करके उसके बाद इस तरह से कैलकुलेट करके जो है आप ये याद रख करके आपको जो ग्रेटर देन आर इक्वल दिया गया उसमें मिनिमम अगर होगा, अगर मैक्सिमम होगा तो मैक्सिमम रख करके फाइंड करके आप सारे के ऐसे वैल्यू फाइंड करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा गया लॉन्ग क्वेश्चन में। आई होप आपको चीजों समझ में आई होंगी। पूरा ध्यान से देखने के बाद लास्ट तक देखिए और अपना कमेंट में फीडबैक जरूर बताइए। और अगर आप चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अपने सारे दोस्तों को शेयर कर दीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। थैंक यू।